साल की मनीषा अपने घर की लाडली, जो एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। रोज़ की तरह वो 11 अगस्त को भी सुबह अपने स्कूल के लिए निकली और फिर सुबह से शाम हो जाती है, पर वो घर वापस नहीं लौटी। फिर 13 अगस्त को अपने स्कूल से करीब 500 मीटर दूरी पर एक खेत में खत बिखत हालत में उसकी डेड बॉडी मिली। मनीषा की डेड बॉडी का एक बार नहीं बल्कि 2 बार पोस्टमार्टम करवाया गया। कुछ पुलिसकर्मियों को भी इस केस में सस्पेंड किया गया। इवन उसके घर वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो आइए इस ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की। इस जिले में दारी लक्ष्मण नाम का एक गांव है। इस गांव में करीब 19-20 साल की मनीषा अपने पिता संजय को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पास के ही एक प्ले स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। रोज़ सुबह करीब 8 बजे वो निकलती, सारा दिन बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर वापस आ जाती। मगर 11 अगस्त 2025 का दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज़ की तरह 8 बजे स्कूल के लिए निकल गई। सब कुछ सामान्य था। फिर करीब 11:30 बजे वो अपने पिता को कॉल करके बताती है कि उसे घर लौटने में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे BSSC नर्सिंग की फॉर्म भरने जाना है। उसके पिता संजय को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपने बेटी की आवाज़ आखिरी बार सुन रहे हैं। कुछ देर बाद मनीषा फिर से अपने घर फ़ोन करती है। इस बार उसका फ़ोन मनीषा की मौसी ने उठाया था। मनीषा अपने मौसी को बताती है कि उसने एक सूट का ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसका डिलीवरी आने वाला है। उसे घर पहुंचने में लेट होगा, इसीलिए वो अपनी मौसी से वो सूट रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो फिर अपने स्कूल के काम में लग जाती है। फिर दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है और वो अपने नर्सिंग की फॉर्म भरने निकल जाती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाती है। मनीषा के घर वालों को उतना टेंशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मनीषा ने सुबह ही घर फ़ोन करके बता दिया था कि उसे घर लौटने में लेट हो जाएगा। फिर शाम के करीब 6:30 बजे संजय के मोबाइल में मनीषा का एक मिस्ड कॉल आता है। मिस्ड कॉल देखते ही संजय अपने बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन मनीषा का फ़ोन नहीं लग रहा था। वो बार बार कॉल करते हैं, लेकिन हर बार उसका फ़ोन नहीं लगा। अब घर वालों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। फिर संजय अपनी बेटी को खोजने घर से निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उस प्ले स्कूल गए जहां उनकी बेटी काम करती थी। जब प्ले स्कूल उनके हाथ अपनी बेटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, वो 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। ASI नूर, कांस्टेबल पवन और ISPO धर्मेंद्र वहां पहुंच तो गए थे, लेकिन उन लोगों के रवैये ने संजय की उम्मीद तोड़ दिया था। वो लोग इन्वेस्टिगेट करने से पहले ही प्रिजम्पशन करते हैं कि मनीषा शायद किसी के साथ भाग गई होगी और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। ये बात सुनकर संजय गुस्सा हो गए। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे। पुलिस सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए आइडियल कॉलेज जाते हैं, जहां मनीषा अपना नर्सिंग के फॉर्म भरने जाने वाली थी। कॉलेज में पुलिस की बॉडी लैंग्वेज को देख के कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो लोग अपना काम को लेके रिस्पॉन्सिबल थे। वो लोग वहाँ हंसी मजाक कर रहे थे और सिर्फ अपने दिखावे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेके परेशान था। ऐसे करते करते रात के करीब 10 बज जाते हैं और पुलिस संजय को लोहारू थाना जाके FIR दर्ज करने की सलाह देके चले जाते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी,
और बेटी का कोई खबर नहीं मिला। परेशानी में मनीषा के घर वाले अपने तरफ से जितना हो सकता था उन लोगों ने किया। वो अपने आसपास के जगहों में मनीषा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 9 बजे संजय अपने चाचा और एक दो रिलेटिव्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी मनीषा की गुमशुदगी के बारे में इत्तला की। सुबह से शाम का समय आ चुका था। संजय को पुलिस इधर उधर की बातें बताकर टाइम पास करने लगे। फिर देर रात को SHO अशोक कुमार ने FIR दर्ज की और इस केस की जांच की जिम्मेदारी ASI शकुंतला को सौंप दिया गया। FIR दर्ज होने के बावजूद जब संजय ने देखा कि पुलिस उनके बेटी का केस सीरियसली नहीं ले रहा है, तब उन्होंने CCTV फुटेज की मांग की, लेकिन उनकी ये मांग भी इग्नोर कर दिया गया। इसी बीच संजय प्ले स्कूल की तरफ गया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां से अपनी बेटी की कोई CCTV फुटेज मिल जाए। पुलिस अगर चाहती तो मनीषा की फोन की लोकेशन ट्रेस करवा सकती थी, लेकिन उन लोगों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। फिर 13 अगस्त सुबह को लोहारू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिंघानी गांव के एक नहर के पास गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली। गांव वालों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस मौका वारदात पहुंच जाते हैं। फिर ASI शकुंतला ने संजय को फोन कर उसी जगह पहुंचने बोले, क्योंकि उन लोगों को यह डाउट था कि वो बॉडी शायद मनीषा की हो सकती है। इसलिए डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए संजय को वहां बुलाया गया था। पुलिस के फोन से मनीषा के पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग रोता बिलखता बताए हुए जगह पर पहुंचे। उन लोगों ने डेड बॉडी के कपड़ों को देख ये कंफर्म किया कि वो डेड बॉडी मनीषा की ही थी। आखिरकार इतने दिनों की खोज एक दर्दनाक ट्रूथ के साथ खत्म हुआ। डेड बॉडी देखते ही घर वाले चीख उठे। मनीषा की डेड बॉडी की जो हालत थी वो बयान कर पाना भी बेहद पेनफुल है। बॉडी की दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। उसका फूड पाइप और विंड पाइप को खींचकर बाहर निकाला गया था। उसके गर्दन पर एक गहरा जख्म किया गया था। उसकी किडनी, यूटरस, ओवरी जैसे कई वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के बाहर निकाले हुए थे। उसका पूरा चेहरा एसिड से जलाया गया। ये दृश्य से ही मालूम चलता है कि मनीषा के साथ जिसने इतना ब्रुटैलिटी किया है उसको हैवान कहना भी कम होगा। तो सोचिए, कोई भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की ऐसी हालत देखना कितना पेनफुल हो सकता है। शायद हम लोग इस पेन को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी हॉस्पिटल भेज दिया। मनीषा की डेथ और उसके साथ हुई बर्बरता पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। फिर गुस्से से भरे हुए लोग इंसाफ की मांग करते हुए रास्ते में उतर आए थे। धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था। लोग पुलिस की लापरवाही के ऊपर क्वेश्चन करने लगे। फिर मनीषा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उसके फैमिली को सौंप दिया गया, लेकिन मनीषा के परिवार ने डेड बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि जब तक उनकी बेटी की कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ना तो वो लोग डेड बॉडी लेंगे और ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार परिजनों का गुस्सा बढ़ता गया। उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए। 16-17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। घंटों घंटों तक सड़कें जैम हो गए। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद रखी गई। हर जगह गुस्सा और मनीषा को जस्टिस दिलाने के लिए नारे गूंजने लगे। लोगों के गुस्से के कारण CM तक को सामने आकर बयान देनी पड़ी। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे SP और DIG तक को सामने आकर लोगों को न्याय देने का आश्वासन देनी पड़ी। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। ASP मनवीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया और IPS सुमित को इस केस का चार्ज सौंपा गया। ASI शकुंतला
अनूप, एसपीओ धर्मेंद्र और कांस्टेबल पवन को सस्पेंड कर दिया गया। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में लिखा था कि बॉडी में जख्म एग्जामिन करके ये निकला कि मनीषा की बॉडी को किसी जानवर ने नोच खाया है। गले में कोई हथियार के निशान नहीं मिला और सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई निशान नहीं मिला। ये रिपोर्ट बाहर आते ही लोग भड़क उठे और माहौल बिगड़ने लगा। लोग ये क्लेम करने लगे कि जानबूझ के सच को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को डेड बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम करने का फैसला लेना पड़ा। इस बार मनीषा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PGIMS रोहतक भेजा गया। रोहतक के डॉक्टरों ने बारीकी से जांच की। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिलता है। ये रिपोर्ट भी बॉडी के जख्मों को जानवरों के नोचने का निशान होने को कंफर्म करती है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये रिपोर्ट बताती है कि मनीषा की डेथ सेक्सुअल असॉल्ट या गला काटने से नहीं बल्कि पॉइजन खाने की वजह से हुई है। ये रिपोर्ट सुसाइड की ओर इशारा कर रही थी। ये रिपोर्ट मानने से भी लोगों ने इनकार कर दिया और अपने प्रदर्शन जारी रखने लगे। फिर 18 अगस्त को मनीषा का एक लेटर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। लेटर में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है। ना मैं कभी गलत थी और ना कभी गलत करना चाहती थी। बस आप लोगों का सपना पूरा करना चाहती थी। मैं BSc नर्सिंग पढ़ के नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने कभी आप दोनों को तकलीफ दिया है तो मुझे माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा एक लेटर इंग्लिश में पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। लेकिन ये लेटर असली है या नकली, ये एक काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर मनीषा सचमुच अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती तो वो हिंदी में लिखती, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि मनीषा के पेरेंट्स को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। संजय का कहना था कि वो अपनी बेटी की अंतिम संस्कार तब करेंगे जब मनीषा की मौत की CBI जांच होगी और उसका डेड बॉडी दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। 20 अगस्त में सरकार ने संजय की दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद एम्स में मनीषा की बॉडी का तीसरी दफा पोस्टमार्टम करने के बाद 21 अगस्त की सुबह धनीलक्ष्मी गांव में उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। अब ये केस CBI के पास पहुंच चुका है और अब उम्मीद CBI से ही है कि वो जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा उठा सके। 27 अगस्त को मनीषा के घर पर उसकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अब ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा हटेगी और मनीषा को जस्टिस जरूर मिलेगी। आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे साथ इस न्याय की लड़ाई में सहयोग दें और कमेंट कर अपने राय जरूर बताइए। धन्यवाद।